Hello students, how are you? I hope you all are fine. Good afternoon everyone. मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं हम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन स्टार्ट करने वाले हम। प्रीवियस लेक्चर आपको मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में आप देख सकते हो। सो कितने स्टूडेंट आज न्यू है जिनका फर्स्ट डे है? ओके, तो फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट कितने हैं? मी। तो बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट डे है उनका। तो पहले आप लोग प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, यहाँ पे रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। सो माय नेम इज अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज MSc B.Ed। और यहाँ पे डेली 2:30 बजे लाइव लेक्चर होता है। हम रोटेशनल डायनामिक्स ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज जो टॉपिक है उसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में 4 एप्लीकेशन है। एक है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, एक है वेल और वॉल ऑफ डेथ, एक है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड और एक है कोनिकल पेंडुलम। तो हम 1 बाय 1 चारों को पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स नेसेसरी है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस लिखने वाले हैं। वो इक्वेशंस कैसे लिखना है वो समझ लेते हैं। कि कंसीडर अ पर्सन सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड। एक पर्सन मैरी गो राउंड में बैठा है। As it starts moving before reaching uniform speed, the person experiences an outward pull. अब क्या होता है? एक झूला है, ये कंसिडर कर लेते हैं। ये झूला है, ये रिवॉल्व होने वाला है, गोल गोल घूमने वाला है। गोल गोल जब ये घूमना स्टार्ट होगा तो ये जो पॉइंट ए है या बॉडी ए है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल पुश एक्सपीरियंस करेगा। क्या ये बॉडी बी भी क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर मूव होने वाला है, राइट? तो ये जो बॉडी ए है जो अवे फ्रॉम द सेंटर मूव हो रहा है, ये क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफुगल फोर्स है। क्या है? सेंट्रीफुगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। और सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीफुगल फोर्स ज्यादा रहेगी तो वो राइट साइड में मूव होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रहेगी तो लेफ्ट साइड में मूव होने वाला है। As it starts moving before reaching uniform speed, the person experiences an outward pull. This is due to the centrifugal force, which is larger than the net inward force. तो यही बोला है कि वो अभी दूर जाएगा। जैसे ही झूला घूमना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही झूला घूमना स्टार्ट होगा वो पर्सन क्या होते जाएगा? सेंटर से दूर जाते चले जाएगा। सेंटर से दूर होते चले जा रहे हैं, मतलब सेंट्रीफुगल फोर्स ज्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स से। फिर उसके बाद जब ये झूला यूनिफॉर्म स्पीड में पहुंच जाएगा, तो अब यूनिफॉर्म स्पीड में पहुंचने के बाद ये पॉइंट पे आके क्या हुआ? ये बॉब रुक गया। ये पॉइंट पे आके रुक गया तो ना अब ये लेफ्ट में जा रहे हैं, अब ये राइट में जा रहे हैं। मतलब जो सेंट्रीफुगल फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड में पहुंच जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस, मतलब सेंट्रीपिटल के इक्वल हो जाएगी। और ये दोनों क्या करने वाले हैं? एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं।
तो हम इक्वेशन जो लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स या समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर या समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस प्लस एम ओमेगा वेक्टर आर। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम फोर्सेस की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। हमको फोर्सेस की इक्वेशन लिखना है ना। चलो, तो सबसे पहला ले लेते हैं, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल रोड है, उस पे क्या हो रहा है, व्हीकल जाके आगे टर्न लेने वाली है। तो जब ये व्हीकल टर्न लेगी मतलब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, और सर्कुलर मोशन के लिए इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिल रहा है, तो इसको अगर टर्न लेना है तो इसको सेंटर की तरफ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिल रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मिल रहा है। तो देखो सी क्या है यहाँ पे, ये व्हीकल आगे जाके टर्न लेने वाली है, तो ये जब टर्न ले रही है तो सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एम क्या है, मास ऑफ द व्हीकल। वी डब्ल्यू क्या है, एम जी दैट इज वेट ऑफ द व्हीकल। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और एफ एस क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब ये गाड़ी टर्न ले रही है तो इस पे कितनी टाइप की फोर्सेस एक्ट हो रही है। तो सबसे पहली फोर्स mg दैट इज वेट ऑफ द व्हीकल विच एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद fs फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। उसके बाद n दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कितनी फोर्सेस है और कितनी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फोर्स एक्ट हो रही है दैट इज वेट mg। तो मैं ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। सबसे पहली फोर्स वेट mg which acts in vertically डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब एक व्हीकल रोड के सरफेस पे है तो उसका वेट क्या करता है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। और ऐसे ही इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। सेकंड फोर्स जो रहेगी वो फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये दोनों फोर्सेस क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होती है उतनी अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स होती है। तो यहाँ पे हम ये दोनों से इक्वेशन क्या लिख लेंगे, एम जी इज इक्वल टू एन। ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। उसके बाद सेंटर की तरफ वाली फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंटर की तरफ वाली फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन is provided by the force of friction। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला, अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 को मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन 2 को क्या लिखूंगा मैं, एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, तो एफ एस डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉर्मल रिएक्शन, और ये म्यू एस क्या है यहाँ पे म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं फॉर्मूला क्या लिख लूंगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन। तो यहाँ पे देखो एफ एस अपॉन एन है, उसकी जगह मैं म्यू एस लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमारे पास क्या मिल जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो ये क्या है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे हम टर्न ले सकते हैं। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। क्या नहीं समझा वो पूछो, कौन सी स्टेप नहीं समझी वो बोलो। इक्वेशन नंबर 1 नहीं समझी, 2 नहीं समझी, इक्वेशन नंबर 3 नहीं समझी। बहुत सिंपल है, जब एक व्हीकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो उस पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रही है। जितनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन वाली ये दोनों को इक्वल बता देंगे। गाड़ी क्या हो रही है, टर्न ले रही है, तो सेंटर की तरफ वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। हाँ निगेटिव होता है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिए है, निगेटिव होता है बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड के इक्वल लिए है। तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये ऊपर जितनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी फोर्स डाउनवर्ड सेंटर की तरफ वाली सेंट्रीपिटल के इक्वल है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब इसको क्या किए, डिवाइड किए। ये इक्वेशन 4, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये 11th में पढ़े हैं हम, कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़े हो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़े हैं हम, तो वही का फॉर्मूला है ये। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस, एंड म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो म्यू एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन, ये एन वहाँ चले जाएगा। तो ये एफ एस अपॉन एन की जगह मैं क्या लिख लिया, म्यू एस लिख लिया। ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा, ये आर जी यहाँ पे चले जाएगा। तो म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है
ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कौन सी इक्वेशन है? मैक्सिमम वेलोसिटी with which a vehicle is taking a turn on curve हॉरिजॉन्टल रोड। ये हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न ले रही है। वी का स्क्वायर था, हाँ वी का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट अप्लाई किए तो रूट में आ गया ना ये म्यू एस आर जी। यहाँ पे म्यू एस क्या है? म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कर्व रोड, जो कर्व रोड है उसका रेडियस है। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही है? अब वॉल ऑफ डेथ या वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ को हम मौत का कुआं भी बोलते हैं। जो आप मूवी वगैरह में या मेले वगैरह में जाते हो तो वहां पे देखते हो मौत का कुआं, तो ये वही है, मौत का कुआं है। एक सिलेंड्रिकल वॉल रहती है, उसके दीवार पे क्या होता है, व्हीकल्स को चलाते हैं, है ना। तो उसकी दीवार पे व्हीकल्स को चला रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप का वॉल दिख रहा होगा आपको। ये सिलेंड्रिकल शेप में ये जो सेंटर है ये सी है। यहाँ पे एम जी, दैट इज वेट ऑफ द व्हीकल विच इज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एम क्या है? मास ऑफ द व्हीकल है। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। एफ एस क्या है? फ्रिक्शन। सी क्या है? सेंटर। और आर क्या है? रेडियस। तो जब ये वॉल ऑफ डेथ है, वेल ऑफ डेथ है, तो यहाँ पे जो एक व्हीकल है वॉल पे, उसमें वेट जो एक्ट हो रहा है व्हीकल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये व्हीकल के टायर के बीच में और वॉल के बीच में क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा। तो ये फ्रिक्शन और mg क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और जब ये व्हीकल दीवार पे चलेगी तो वो दीवार को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करने वाली है। तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा वो टुवर्ड द सेंटर रहेगा। अब यहाँ पे कौन सी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है? तो जितनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो ये इक्वेशन से मैं एफ एस का फॉर्मूला लिखूंगा एम जी। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सेकंड में नॉर्मल रिएक्शन, अब नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। बट ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ना वैल्यू या तो इससे कम होगी या तो एफ एस के इक्वल रहेगी। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? म्यू एस पे डिपेंड करता है। म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर रोड गीला है, रोड का सरफेस क्या है? वेट। वेट समझता है? गीला।
रोड का सरफेस अगर गीला है, वेट है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज होने वाला है या फ्रिक्शन डिक्रीज होने वाला है? डिक्रीज होगा। ऑयल वगैरह गिरा है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होने वाला है या फ्रिक्शन डिक्रीज होने वाला है? ऑयल वगैरह की वजह से भी फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। और अगर रोड एकदम सूखा है, मतलब गर्मी का दिन है, एकदम फुल धूप निकली है, रोड एकदम सूखा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे, एफ एस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, समर सीजन में। और एफ एस की वैल्यू मिनिमम कब होगी, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्या हो जाएगा, रोड का सरफेस वेट हो जाएगा, तो एफ एस की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो ये एफ एस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो वो जो एफ एस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो उसी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। एफ एस की वैल्यू को हम मैक्सिमम बोलेंगे जब वो म्यू एस एन के इक्वल है। और अगर एफ एस की वैल्यू इससे कम आती है तो फिर ये मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कब रहेगा, जब इसके इक्वल रहेगा। इससे कम भी मिलता है, कम कब मिलेगा, जब रोड का सरफेस वेट हो जाएगा, तो इससे वैल्यू कम मिलेगी। गेटिंग इट? तो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। और n की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो, व्हाट इज n। ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। नई कंडीशन दिया नहीं रहेगा। सो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, बट वी नो दैट n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इक्वेशन में एफ एस इज लेस देन म्यू एस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये एफ एस को कौन बैलेंस कर रहा है, एंड सिंस एम जी इज इक्वल टू एफ एस, तो यहाँ पे मैं एम जी लिख लेता हूँ एफ एस की जगह पे, म्यू एस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एम और ये एम कैंसल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो है म्यू एस आर, ये इक्वल साइन के यहाँ पे लेके जाओ, तो आर जी अपॉन म्यू एस इज लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी म्यू एस। तो ये जो v की वैल्यू है, ये हम आर जी म्यू एस से ज्यादा रख सकते हैं या कम रख सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं या इक्वल रख सकते हैं। तो अगर मैं ये v की वैल्यू इक्वल रखता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मिनिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, तो ये v मिनिमम इज इक्वल टू रूट आर जी म्यू एस। क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? देखो, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी, ज्यादा है या तो इक्वल है। तो अगर मैं इक्वल ले लिया तो वो वैल्यू मिनिमम रहेगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। वी आएगा ना, डब्ल्यू कैसे आएगा, देखो। गेटिंग इट?
इसका मतलब क्या है, मिनिमम इतनी वैल्यू रखेंगे, स्पीड मिनिमम इतनी रखेंगे तभी टर्न ले पाएंगे। अब देखो ये वॉल ऑफ डेथ है। वॉल ऑफ डेथ में क्या हो रहा है, सपोज ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टर्न ले रहा है। कितनी स्पीड से टर्न ले रहा है, 15 मीटर। तो ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इजीली टर्न ले सकता है। फिर ये स्पीड कर दिया 10 मीटर पर सेकंड, फिर ये स्पीड कर दिया 5 मीटर पर सेकंड। बट जैसे ही ये स्पीड किया 3 मीटर पर सेकंड, ये सड़क के नीचे आ गया। इमेजिन कर लो आप जो रूम में बैठे हो उसकी वॉल पे गाड़ी चला रहे कोई, जो रूम है उसकी वॉल पे कोई गाड़ी चला रहा है, तो उसको क्या करना है, एक जगह टिके रहना है। तो उसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा स्पीड रखना पड़ेगा, राइट। बट अगर वो कम करते जाएगा स्पीड, अगर वो स्पीड कम करते गया तो वो नीचे आ जाएगा। तो उसको नीचे गिरने नहीं देना है, हम नहीं चाहते कि वो सड़क के नीचे आ जाए। तो उसको मिनिमम कितनी स्पीड रखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे मिनिमम 3 मीटर पे वो टिके रहेगा। अगर 3 मीटर से कम किया तो वो सड़क के नीचे आ जाएगा, और अगर 3 मीटर से ज्यादा किया, 15 भी कर दिया, 50 भी कर दिया, तब भी वो इजीली टर्न ले पा रहा है। तो मिनिमम स्पीड कितनी रखना पड़ेगा, मिनिमम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रखना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो हम बोलेंगे जो मिनिमम स्पीड है वो क्या रहेगी, RG म्यू एस। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होगे। ये जो आउटर एज है रोड का, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है या बैंक्ड रोड क्या होता है। द आउटर एज ऑफ अ रोड इज रेज्ड ओवर इट्स इनर एज and making some angle with the horizontal, this is called banking of road। banking of road का मतलब क्या है, ब्रिज नहीं भैया, ब्रिज नहीं। ये एक हॉरिजॉन्टल, इससे पहले जो हम पढ़े थे ना, तो व्हीकल कहाँ पे जा रही थी, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या आउटवर्ड। हॉरिजॉन्टल वाला पढ़े थे ना हम इससे पहले। ये देखो ये जो व्हीकल है, ये एक सीधे रोड पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, व्हीकल कहाँ पे जा रही है, स्क्रीन के अंदर जा रही है या स्क्रीन के बाहर आ रही है। ये रोड एकदम सीधा है। अब जब गाड़ी टर्न लेती है, ये कर्व रोड है ना, गाड़ी क्या करने वाली है, टर्न लेने वाली है। तो जब गाड़ी टर्न लेती है तो रोड का एक इनर एज होता है और एक आउटर एज होता है। एक इनर एज है, एक आउटर एज है। तो ये जो आउटर एज है ना, वो इनर एज के लेवल से ज्यादा ऊपर रहता है। कुछ हाइट एच पे रख दिए, कुछ एंगल से उठा दिए। ये वाला आउटर एज हो गया, ये वाला इनर एज हो गया। तो इनर एज अपनी जगह पे है, आउटर एज उठा दिए। गाड़ी कहाँ जा रही है, स्क्रीन के अंदर जा रही है या स्क्रीन के बाहर आ रही है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। हाँ, तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या हो रहा है, ये जो व्हीकल है, ये या तो गाड़ी के स्क्रीन के सरफेस में या स्क्रीन में अंदर जा रही है या स्क्रीन से बाहर आ रही है। ये ढलान नहीं चढ़ रही है। ये आउटर एज है रोड का और ये इनर एज है। इनर एज अपनी जगह पे है, आउटर एज को उठा दिए, कुछ एंगल थीटा से उठाए है,
तो हम ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मास ऑफ द व्हीकल, वेट जो रहेगा व्हीकल का, हम कहाँ से वेट मेजर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक कॉमन पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये एक व्हीकल है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इस पे एक वेट, एक फोर्स एक्ट हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। गाड़ी पे एक और गाड़ी जितनी रोड का सरफेस, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, दैट इज एन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एक रहेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन which is normal to the surface, or n can be resolved into its two component। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा n। एक हो जाएगा n, अच्छा ये एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो फिर मैं एक और ये एंगल को भी थीटा बोलूंगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एन है, तो ये एन कॉस थीटा रहेगा और ये एन साइन थीटा रहेगा। ये हम बोलेंगे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। एन कॉस थीटा क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। एन साइन थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो एन कॉस थीटा क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और एन साइन थीटा हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्योंकि वो एन है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है। वही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एन था, एन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए। हमको ये देखना है एन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्ट हो रहा है। तो डाउनवर्ड में एम जी है और अपवर्ड में एन कॉस थीटा है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और सेंटर की तरफ ये गाड़ी क्या हो रही है, टर्न ले रही है, तो सेंटर की तरफ एन साइन थीटा ये फोर्स लग रही है। और ये फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो ये एन कॉस थीटा और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये जो एन कॉस थीटा है ये बैलेंस कर रहा है एम जी को, और ये जो एन साइन थीटा है ये बैलेंस कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो एन साइन थीटा is equal to centripetal force mv square by r divided by n cos theta is equal to mg। ये m और ये m कैंसिल हो गया, ये n और ये n कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या इस किसके इक्वल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो आर जी है ये यहाँ पे चले जाएगा, तो वी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज आर जी टेन थीटा। तो वी कैन बी रिटर्न एज रूट आर जी टेन थीटा। तो ये वी एस है, ये जो है इसको हम मोस्ट सेफ स्पीड बोलेंगे। मोस्ट सेफ स्पीड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। फॉर्मूले में क्या है, थीटा है, थीटा मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग, रेडियस और जी पे डिपेंड करती है। इट इज मोस्ट सेफ स्पीड, ये मोस्ट सेफ स्पीड है। और यहां से फिर मैं क्या करता हूँ, थीटा के लिए फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। सिंस आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है।
टेक्स्ट बुक में है बट समझेगा नहीं, टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है। ये स्क्रीनशॉट लेते चलो। स्क्रीनशॉट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? अभी रहेगा, फ्रिक्शन का रोल रहेगा। अभी देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट सेफ स्पीड बोलते हैं। क्योंकि वो थीटा से लग के है। थीटा से जो लग के है वो कॉस होता है। ऊपर वाला नहीं कॉस रहेगा, ये ऊपर वाला साइन भी हो सकता है अगर थीटा यहाँ पे रहेगा। ये एन है। अगर थीटा ये है तो ये एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा। ये एन है। अगर थीटा ये है तो ये एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा। ऊपर वाला साइन थीटा भी हो सकता है, ऊपर वाला कॉस थीटा भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि थीटा कौन सा रहेगा। ये कंपोनेंट रिजॉल्व करना हम सब 11th में पढ़े हैं। हम्म तो ये कुछ भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो सकता है, टेन थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो थीटा से लग के कौन सा रहेगा? थीटा से लग के हमेशा कॉस थीटा। ये देखो, ये साइड थीटा से लग के है, ये साइड थीटा से लग के है, तो जो साइड थीटा से लग के रहेगा वो कॉस थीटा रहेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं? ये जो हमको स्पीड मिली है ये मोस्ट सेफ स्पीड है। मोस्ट सेफ स्पीड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करती। फ्रिक्शन जो है ना वो रिलायबल क्वांटिटी नहीं है। फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। तो फ्रिक्शन जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो यही से हम बोलेंगे फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल क्वांटिटी। फ्रिक्शन रिलायबल क्वांटिटी नहीं है। और यहाँ पे आपको फ्रिक्शन का टर्म दिख रहा है क्या? फ्रिक्शन का टर्म दिख रहा है ये इक्वेशन में v की? नहीं। तो जो चीज भरोसे के लायक नहीं है वो है ही नहीं। तो अगर ये सबसे सेफ स्पीड, अगर आपको गाड़ी चलाना है और आप बोलोगे सबसे सेफ स्पीड क्या रखना है, तो सबसे सेफ स्पीड ये रखना है। अब इससे ज्यादा स्पीड रखोगे तब भी आप टर्न ले लोगे, बट वहां पे अब क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा। तो ये जो स्पीड है ये मोस्ट सेफ स्पीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विदाउट फ्रिक्शन वाली है। फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, राइट? अब देखो, कंसीडर करते हैं जो मोस्ट सेफ स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकंड। तो आप 50 से टन ले सकते हो क्या? आप 60 से टन ले सकते हो क्या? आप 70 से टन ले सकते हो क्या? तो यस, 40 मोस्ट सेफ स्पीड थी। मैं 50 से टन ले लिया, मैं 60 से टन ले लिया, बट मैं 70 से टन नहीं ले पाया। मैं 70 से टन नहीं ले पाया। तो लास्ट जो वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू जिससे मैं टन ले लिया, तो मैक्सिमम स्पीड को मैं अपर लिमिट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अपर लिमिट कितना, कहाँ तक जा सकते हैं? 40 सेफ है, तो 40 के ऊपर कितना जा सकते हैं? तो 40 के ऊपर 50 चलेगा, 50 के ऊपर 60 चलेगा। अब 60 से ज्यादा होगी ना तो हम टन नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही 40 से नीचे 30 पे मैं टन ले लिया, 20 पे मैं टन ले लिया, अब 20 से कम पे टन नहीं ले पा रहा हूँ, तो लोअर लिमिट कितनी रहेगी? 20। तो मैं ये जो 40 है ये सेफ स्पीड है, बट इससे ज्यादा मैं 60 भी रख सकता हूँ, 60 से ज्यादा नहीं रख सकता। लिमिट है कुछ, मैक्सिमम मैं 60 रख सकता हूँ, मिनिमम मैं 20 रख सकता हूँ। बट हाँ, क्यों नहीं वो आगे बताते हैं। देखो, ये डायग्राम दिख रहा है,
लोअर लिमिट, हाँ लोअर लिमिट के लिए, लोअर स्पीड लिमिट मतलब मेरी सेफ स्पीड है 40, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिक्रीज कर रहा हूँ। मैं इसको 30 किया, मैं इसको 20 किया, तो जब मैं स्पीड डिक्रीज कर रहा हूँ, मैं कितने किया स्पीड, 20 कर दिया। स्पीड सेफ स्पीड कितनी थी, वी थी, अब मैं स्पीड क्या किया हूँ, 20 किया हूँ V1। V1 क्या है, लोअर स्पीड लिमिट, और Vs क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड। तो मैं V1 को क्या किया हूँ, कम कर दिया हूँ Vs से। मैं V1 की वैल्यू को क्या किया हूँ, कम किया हूँ ना Vs से। तो V1 इज लेस देन, Vs का फॉर्मूला क्या निकाले हम, Rg tan थीटा। अब यहाँ पे देखो, लोअर अगर मैं स्पीड कम करते जा रहा हूँ, तो ये गाड़ी सड़क के नीचे आने वाली है, गाड़ी क्या होने वाली है, सड़क के नीचे आने वाली है। अगर ये गाड़ी सड़क के नीचे आ रही है, पहले ये क्या हुई, गाड़ी इजीली टर्न ले ली, गाड़ी इजीली टर्न ले ली, मतलब ये जो एन साइन थीटा था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा। इनिशियली हम क्या लिख रहे थे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल के इक्वल था। बट अब ये जो v का वैल्यू है, ये मैं कम कर दिया, मैं एन नहीं कम किया, मैं थीटा नहीं कम किया, मैं क्या किया, स्पीड कम कर दिया। तो ये जो टर्म है, इसकी वैल्यू कम मिलेगी, ये स्मॉल मिलेगा और ये लार्ज मिलेगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन mv1² अपॉन r। एन साइन थीटा पहले mvs² अपॉन r के इक्वल था, जब गाड़ी इजीली सेफली टर्न ले रही थी। अब मैं क्या किया, स्पीड को कम कर दिया, लोअर लिमिट, ये सेफ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, मैं इसको 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, मतलब मैं स्पीड को कम कर दिया। स्पीड कम कर दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो mv² अपॉन r है, इसकी वैल्यू कम होने वाली है, इसकी वैल्यू कम होने वाली है, मतलब एन साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो अब क्या करना है, गाड़ी एन साइन थीटा, यहां पे ये एन साइन थीटा है और ये mv1² अपॉन r है, ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये वैल्यू कम हो गई है, मतलब ये गाड़ी क्या हो जाएगी, नीचे सरकते हुए आ जाएगी। नीचे सरकने से बचाने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको ऊपर पुल करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, हाँ लेंगे, ब्रेकआउट लेंगे आखिरी के 5 मिनट में, आखिरी के 5 मिनट में ब्रेकआउट लेंगे। पहले हम क्या बोल रहे थे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r इक्वल था। अब ये कम हो गया, कम हो गया तो गाड़ी नीचे सरकते हुए आ रही है, उसको कौन बैलेंस किया, एफएस, ये वाला टर्म बैलेंस कर लिया, उसको ऊपर पकड़ के रखा है। तो अब राइट साइड में कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, लेफ्ट साइड में कितनी फोर्स एक्ट हो रही है। ये एफ एस को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा। देखो जितनी फोर्स डाउनवर्ड में है उतनी फोर्स अपवर्ड में है, बट अपवर्ड में दो कंपोनेंट है, एफ एस साइन थीटा एन कॉस थीटा एम जी। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स को बैलेंस कर रही है। अब यहाँ पे देखो दो फोर्सेस है, एक है एन साइन थीटा और एक है एफ एस कॉस थीटा। ये दोनों मिल के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोनों मिल के मतलब ये दोनों के एडिशन की वजह से या सब्ट्रैक्शन की वजह से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है।
सेंटर की तरफ वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंटर के तरफ वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल। बट ये तो सेंटर की तरफ है, ये सेंटर से दूर है। सपोज सेंटर की तरफ है 10 न्यूटन, सेंटर से दूर है 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? अगर सेंटर की तरफ है 10 न्यूटन, सेंटर से दूर है 5 न्यूटन, तो ये दोनों का क्या होने वाला है? सब्ट्रैक्शन। और जो भी रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv1 अपॉन आर, वो किसके इक्वल है? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा और एन साइन थीटा का सब्ट्रैक्शन होने वाला है। अब देखो ये जो एफ एस साइन थीटा है ना, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। इक्वेशन 1 कैन बी री रिटर्न एज इक्वेशन 1 को हम फिर से लिख रहे हैं, एम जी माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे गया प्लस हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गई, mv1 अपॉन आर प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा। या तो क्या करते हैं हम, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब मैं ये दोनों इक्वेशन को ये नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को क्या किया, मैं डिवाइड किया, और मैं इक्वेशन 2 को पहले लिखूंगा। इक्वेशन 2 क्या है, mv1 अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लिए, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये दोनों को मैं डिवाइड कर दिए, ये m और ये m कैंसिल हो गया। v1 अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ये इसको भी मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, v1 अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा से डिवाइड करें, किससे, एन कॉस थीटा से। तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा द होल डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। तो जब मैं ये डिवीजन कर लूंगा तो जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, एन और एन कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, एफ एस अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है। तो एफ एस अपॉन एन हो जाएगा म्यू एस, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये म्यू एस हो गया। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा एफ एस अपॉन एन म्यू एस, तो ये हो जाएगा म्यू एस टेन थीटा। तो ये v1 की इक्वेशन हो गई। ये आर जी यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो ये v1 स्क्वायर है, ये v1 स्क्वायर है, ये v1 स्क्वायर है, ये v1 स्क्वायर है, तो रूट निकाल लूंगा मैं। रूट निकाल लूंगा तो आर जी
टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो ये तुम्हारा मिनिमम सेफ स्पीड आ गया, मिनिमम लोअर लिमिट आ गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आप सब ऐप बंद करके ये सिर्फ चलाओगे तो दिखेगा। आप बीच बीच में स्विच करोगे तो फिर ये स्क्रीन नहीं दिखेगा। तो ये मिनिमम सेफ स्पीड है। आई होप तुमको समझ में आया रहेगा। मैक्सिमम स्पीड ना अभी कल करेंगे, आज नहीं। मैक्सिमम स्पीड वाला कल कर लेंगे। ब्रेकआउट लेना है? कौन ब्रेकआउट ब्रेकआउट बोल रहा था? ये न्यूमेरिकल है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पे 46% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। बट वेलोसिटी कितना थी? 36 किलोमीटर पर आवर ना। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, ये 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाता। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था ब्रेकआउट का। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो बाकी का कल करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।